साइंस वर्सेस सनातन धर्म, सनसनाती खेज खबर। आज वेरिफिकेशन पर प्रतीक प्रजापति प्रूव करेंगे कि साइंस बड़ा है या सनातन धर्म। लोग बड़े उत्सुक रहते हैं इस चीज़ को प्रूव करने में कि भाई साइंस बड़ा है या फिर सनातन धर्म बड़ा है, बट एक्चुअली ये दिस इन इटसेल्फ इज़ अ रॉन्ग थिंग। ना ही साइंस और सनातन धर्म अलग है और ना ही साइंस और सनातन धर्म का कोई कंपटीशन चलता है। देखिए, बात यह है कि साइंस और सनातन धर्म दोनों एक्चुअली साथ में ही चलते हैं। जो लोगों को नहीं पता है वह इतना जान लीजिए कि साइंस एक्चुअली सनातन धर्म का पार्ट है। अब जिस साइंस की बात करते हो कि भाई हमेशा सामने रख देते हो कि भाई अरे देखो हमारा साइंस तो ये, मतलब साइंस तो ये कहता है, तुम्हारा धर्म ये कहता है। भाई साइंस वही कहता है जो सनातन धर्म कहता है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, ये है कि यदि आप मटीरियल मॉडर्न साइंस की बात करते हो, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो होता क्या है, पूरा ठीक से समझेंगे, तो उसके बाद फिर चीज़ें आपको बदलती हुई दिखने लगती है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भाई साइंस होता क्या है। सबसे पहले तो ये जाने कि भाई सनातन धर्म क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारा पूरा कोर्स है इट्स नॉट इंडिपेंडेंट। हम यह पूरा कोर्स इस बुक को लेकर पढ़ा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम यह पढ़ें, यह जो टॉपिक है आज का वो एक्चुअली हम बात करने वाले हैं पहले जो हमारे 4 पन्ने हैं उसको सीखने के लिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला शुरुआत करेंगे प्रथम पेज से। जिसके पास पुस्तक है वो निकाल कर पढ़ सकते हैं, जिनके पास नहीं है यदि लेना है तो आप ले सकते हैं, हमने नीचे लिंक दिया है। यदि नहीं ले सकते तो सुनिए ध्यान से। सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का अनंत ज्ञान। इस पुस्तक का उद्देश्य सनातन संस्कृति के मूलभूत ज्ञान को आज के मॉडर्न लोगों तक सबसे सरल तरीके से पहुंचाना है, जिसको जीवन में उतार के वे अपनों का और अंततः पूरे समाज का हित कर सके। इसी ज्ञान को आगे विस्तार से या तो हम किसी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से उचित गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वेरिफिकेशन के अभी के और भविष्य के वीडियो, पॉडकास्ट एवं पुस्तकों से ले सकते हैं, जहां सारे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान विस्तार से समझाया जाएगा। तो हम इसी प्रोसेस में हैं। ज़्यादा विस्तार में जो आपको सीखना था इस बुक का और सनातन धर्म का ज्ञान, वो उसी का सीरीज़ हमने शुरू किया है। अभी आगे पढ़ेंगे। इस पुस्तक को हम अर्पण करते हैं हमारी सभी महान गुरु शिष्य परंपराओं को, उत्कृष्ट साधुओं को तथा गौरवान्वित शास्त्रों को, जिनकी कृपा से ये दिव्य ज्ञान आज के इस कलयुग के समय में भी हम पतित आत्माओं के लिए उपलब्ध है। यह जानना बहुत आवश्यक है कि ये ज्ञान जो इसके अंदर डाला है, जिसको लेकर हर किसी का जीवन इतना बदल रहा है, जिसको ज़्यादा पढ़ना है वो आप अमेज़ॉन पर रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। उसी में आपको लोगों का जीवन कैसे बदला है, किस प्रकार उनके जीवन में बदलाव आया है, वो आप पढ़ पाएंगे। तो वो इसलिए नहीं आया कि मैंने कुछ लिखा है कुछ स्पेशल इसके अंदर, या फिर मैंने अपनी बुद्धि से कुछ इजाद किया है और हमने पुस्तक लिखा है। देयर इज़ नथिंग न्यू। यह पूरा पुस्तक बेसिकली इन्हीं की कृपा से हमने लिखा है। कौन कौन? हमारी गुरु शिष्य परंपराओं, जिनके कारण हम तक यह ज्ञान पहुंचा है, हमारे साधुओं, जिनके कारण सारा एक्सप्लेनेशन मिला है, हमारे गौरवान्वित शास्त्रों, जिनका यह ज्ञान है, और उनकी कृपा से यह दिव्य ज्ञान, जिनकी कृपा से यह कलयुग में भी हमारे लिए उपलब्ध है। हम जैसी पतित आत्माओं के लिए, हम तो कितने गिरे हुए हैं, तो उनकी कृपा से ही यह ज्ञान हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो उन सभी की कृपा से ही हम यह ज्ञान आप तक पहुंचा पा रहे हैं। नेक्स्ट पेज में हमने दिखाया है कि हम इस पुस्तक के अंदर क्या पढ़ेंगे। आत्मा यानी कि जीव का मूल ज्ञान, परमात्मा भगवान ईश्वर का मूल ज्ञान, देवी देवताओं का मूल ज्ञान, प्रकृति का, योग का, धर्म, कर्म, ब्रह्मांड, काल का मूल ज्ञान, शास्त्रों का मूल ज्ञान और सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान। यदि आपने हमारा इस प्लेलिस्ट का प्रथम जो लेक्चर है उसमें यदि आपने सुना है तो इसके बारे में हमने बताया कि हम इस पुस्तक में से और इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, पठन से पहले प्रार्थना करनी आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। हम जब भी हम शास्त्र को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमेशा पठन की शुरुआत हमेशा प्रार्थना से करनी चाहिए। तो हमने यह प्रार्थना दी है, तो जब भी आप यह पुस्तक पढ़ें तो यहाँ से शुरुआत करें। इससे आपको यह जो कृपा मिलती है, जो
हमारे हमारे व्यासदेव की, नारायण की, माता सरस्वती की, यह सब इन्हीं से मिलेगी, और आपके गुरु की और गुरु परंपरा की हो यहीं से मिलेगी आपको। अभी आता है यह प्रश्न कि सनातन संस्कृति है क्या, जिसका जवाब हम आज इस वीडियो में पाएंगे। तो सनातन धर्म का पार्ट है साइंस, और साइंस का एक छोटा पार्ट है मॉडर्न मटेरियल साइंस, जो अभी के समय में हम साइंस के तौर पर समझते हैं कि हाँ यही साइंस है, बट विच इज़ एक्चुअली पूरे साइंस का एक छोटा सा भाग है। अब साइंस शब्द कहाँ से आया है? साइंस शब्द आया है, लैटिन शब्द है सिंटिया, उससे आया है। सिंटिया शब्द का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज अर्थात विद्या। विद्या के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं आरोही विद्या, दूसरी होती है अवरोही विद्या। आरोही यानी कि असेंडिंग नॉलेज और अवरोही यानी कि डिसेंडिंग नॉलेज। असेंडिंग नॉलेज होता है वह समय के साथ बढ़ता है, और डिसेंडिंग नॉलेज है वो पहले से कंप्लीटली परफेक्ट होता है और हम तक डिसेंड होता है, ऊपर से नीचे आता है, जबकि ये नीचे से ऊपर जाता है। सबसे पहले हम आरोही विद्या की बात करेंगे। आरोही विद्या जो कि असेंडिंग नॉलेज है वो कैसी होती है, दोनों वैसे दोनों की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आरोही विद्या वो बोधगम्य तत्वों की विद्या होती है, और अवरोही विद्या वो अबोधगम्य और बोधगम्य तत्व दोनों की विद्या होती है। बोधगम्य तत्व मतलब कि परसीवेबल मैटर, जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, आप इसको देख पा रहे हो, आप इस मैग्नेट को देख पा रहे हो, एक इस पुस्तक को देख पा रहे हो, आपके हाथ में फ़ोन है, कंप्यूटर में देख रहे हैं तो उसको आप देख पा रहे हो, पिक्सल्स है उसको आप देख पा रहे हो, वाईफाई है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो पर उसको आप परसीव कर पा रहे हो। ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो या फिर परसीव कर पा रहे हो किसी ना किसी इंद्रियों से, उन सभी चीज़ों को बोधगम्य तत्व कहते हैं, यानी कि परसीवेबल मैटर। वैसे ही दूसरा होता है अबोधगम्य तत्व, यानी कि जो परसीवेबल मैटर नहीं है। यह चीज़ होती है, यह जो स्टडी है वो है स्पिरिचुअल स्टडी, स्पिरिचुअल साइंस। वह संपूर्ण रूप से मटेरियल साइंस से परे है। अब मटेरियल साइंस को, स्पिरिचुअल साइंस को कनेक्ट, मतलब लेट्स से कि यहाँ से मटेरियल साइंस का बॉटम है, शुरू यहाँ तक होता है और यहाँ पर मटेरियल साइंस अंत होता है, तो यहाँ से स्पिरिचुअल साइंस की शुरुआत होती है। इसलिए अबोधगम्य तत्वों की जो स्टडी है वो अवरोही जो विद्या है उसी के अंदर हमको जानने को मिलता है। दूसरा यह है कि आरोही विद्या है, उसका हेतु होता है कामपूर्ति, वो भी स्वार्थी कामपूर्ति। आरोही विद्या मतलब कि जो असेंडिंग नॉलेज है, जो कि मॉडर्न मटेरियल साइंस है, साइकोलॉजी है, और बेसिकली वो पूरा नॉलेज जो कि हम मनुष्यों ने बनाया है, वो सारा नॉलेज है वह आरोही विद्या है। उसका मुख्य हेतु ही है स्वार्थी कामपूर्ति। व्यक्ति उसकी खोज क्यों करता है? कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ की खोज क्यों करता है? अपनी काम की पूर्ति के लिए, ना ही सिर्फ अपनी, परंतु अपनी और औरों की, परंतु काम पूर्ति होती है। और अधिकतर समय में 90% ऑफ द टाइम वो स्वार्थ होता है उसके पीछे। उसका लगन भी होती है डेफिनेटली, और वो स्वार्थ होता है, अपना स्वार्थ और मानव जाति का स्वार्थ। वो कभी भी, अधिकतर साइंटिस्ट जो ये मॉडर्न मटेरियल साइंस की जितनी भी खोजें हुई है, वो संपूर्ण प्रकृति का, संपूर्ण जाति क्या बोलते हैं, जितने भी जो पशु पक्षी प्राणी वनस्पति, संपूर्ण प्रकृति, उसका सभी का सोचकर कभी कुछ चीज़ नहीं बनाते, वरना लगभग कुछ भी नहीं बना होता। क्योंकि जितनी भी मॉडर्न, जितनी भी खोजें हैं, वो स्टार्टिंग में हमको सबको अच्छी लगने लगती है, पर फिर बाद में पता चलता है कि भाई इससे तो बड़ा नुकसान हुआ है। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे, एसी या फिर फ्रिज, जो शुरुआत में बना था तो सबको अच्छा लगा था, और फिर इतना अच्छा लगने के बाद, इतने सालों को यूज़ करने के बाद पता चला कि भाई उसके अंदर से जो गैस आती है उसके कारण तो ओजोन का जो हमारा स्तर है उसके अंदर बड़े बड़े होल पड़ रहे हैं। उसके कारण सूर्य की सीधी अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ पर आती है, उससे पृथ्वी में लोगों का विनाश हो रहा है। तो फिर बाद में इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, फिर वो सॉल्व करने से एक और प्रॉब्लम आता है, उसको सॉल्व करने से एक और प्रॉब्लम आता है। तो मॉडर्न जो साइंस है, जो आरोही विज्ञान है, वो शुरू होता है बॉटम से, परंतु उसको समय के साथ वो इम्प्रूव होता है। पर और वो जो उसका हेतु होता है वह स्वार्थी काम पूर्ति होती है। कोई ऐसा नहीं है कि होता है कि भाई इसके मनुष्य जीवन का जन कल्याण करने के लिए हम इस चीज़ की खोज कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी बार इंटेंशन ऐसा हो सकता है कि भाई हाँ, मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। इनफैक्ट अधिकतर बार यह होता है कि मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, उसके पीछे स्वार्थ भी हो सकता है,
इतना स्वार्थ हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, अपनी कम्युनिटी का स्वार्थ हो सकता है, या फिर जॉब के लिए कोई करता है। देयर आर मेनी रीजंस, परंतु अल्टीमेटली वह स्वार्थी काम पूर्ति के लिए ही होता है। जबकि अवरोही ज्ञान है जो, उसका हेतु है जगत कल्याण, मनुष्य जीवन की सफलता के लिए उसका ज्ञान जो है वो दिया गया है। भगवान ने लिखा ही क्यों है, भगवान ने वेद शास्त्र को दिया ही क्यों है? हमारे जन्म की सफलता के लिए, कि भाई मनुष्य को बनाया है। इट्स लाइक दिस कि आप जब कोई मशीन खरीदते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि मशीन को बेस्ट वे में कैसे यूज़ करें। यदि आप उसको मैनुअल में लिखा है उसको पढ़कर वैसे लिखा है वैसे उसको यूज़ करोगे तो वो सबसे बेस्ट आउटपुट देगा और आपका सबसे लंबा चलेगा और वो सफल होगा। बेसिकली उसको खरीदना इट्स वर्थ वाइल। परंतु यदि आपने मैनुअल नहीं पढ़ा और आपने भाड़ दिया, अरे ये सब क्या पढ़े, चलो देखते हैं, रिमोट लाओ, कुछ भी दबा दिया, कुछ भी होने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा और फिर खुद ही टूट कर फिर बिगड़ गए, लाए और दूसरे दिन ख़त्म कर दिया। सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ अस। हम लोग यही करते हैं। भगवान ने वेद शास्त्र हमको दिए हैं, क्यों दिए हैं? हमारे मनुष्य जन्म की, क्योंकि हम ही पढ़ पाते हैं ना, और तो जानवर पढ़ नहीं पाते हैं। दैट इज़ वाई इनफैक्ट प्रथम जो सूत्र है वो भी यह है हमारे क्या बोल वेदांत का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हेंस देयरफॉर नाउ इज़ द टाइम टू इंक्वायर अबाउट द हायर सेल्फ। वाई मतलब शुरुआत, हेंस मतलब देयरफॉर से शुरुआत क्यों हुई है? देयरफॉर से कभी किसी वाक्य की शुरुआत नहीं होती है। हमारे यही एक ही शास्त्र है जिसका मतलब जिसकी शुरुआत ही देयरफॉर से होती है। जनरली क्या होता है कि दिस 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 देयरफॉर दिस, पहले मेन जो मैटर होता है उसके बाद उसका कारण दिया जाता है। यहाँ तो पहले ही देयरफॉर से शुरुआत हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने यदि जन्म ले लिया है मनुष्य जीवन में, तो ऑलरेडी आपका जो मुख्य जो था एक्ट वो हो गया है कि आपने मनुष्य जीवन में ले लिया है। देयरफॉर नाउ इट्स टाइम टू इंक्वायर अबाउट द हायर सेल्फ। आपको इस मनुष्य जन्म को और योनियों की तरह सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे शास्त्र है वह जगत कल्याण के लिए भगवान ने बनाए हैं। आरोही ज्ञान है, उसका उद्भव कहाँ से होता है? वो माया अधीन इंद्रियों से होता है। अब माया अधीन इंद्रियां जो है वह चलिए इसके बारे में बाद में जानेंगे। माया अधीन इंद्रियों से क्योंकि यह इस ज्ञान का उद्भव होता है, इसलिए वह अपूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। हालांकि अपूर्ण ज्ञान होता है, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही वो समय के साथ इंप्रूव होता है। दैट इम्प्रूव्स विथ टाइम। आप देखिए साइंस, मेजर साइंस की फॉलोसी यदि आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेन स्ट्रीम साइंस है, जो हम करोड़ों वर्षों से हम सब जी रहे हैं, पर जो साइंस, सो कॉल्ड साइंस है, जो मॉडर्न मटेरियल साइंस, इसकी शुरुआत कब से हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इतना लंबा समय नहीं हुआ है, कुछ दशक ही हुए हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 1-2 सदियाँ की बात है, 1-2-3 सदियों की बात है। तभी से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही इस मेजर साइंस की शुरुआत हुई है। आप रियल हिस्ट्री जानोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई पूरा जो मॉडर्न साइंस है वो इतना ग्लोरियस नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट एनीवेज, यदि इतना ग्लोरियस हम फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट मान भी लें, तो भी यदि आप फॉलोसी उसकी जानोगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे समय के साथ बदलते रहते हैं। बार बार वो नॉलेज बदलता रहता है कि पहले बोलते थे कि ये है, अब ये हो गया, पहले बोलते थे कि ये है, अब ये हो गया। अरे भाई डिसाइड कर लो, आप कहना क्या चाहते हो, कौन सा सही है, एक बार डिसाइड कर लो। आप एक ही चीज़ का, साइंस इतनी मैलिएबल चीज़ है, मॉडर्न मटेरियल साइंस की मैनिपुलेटेबल है कि आप किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकते हो यदि आप उसके ड्राफ्ट को ढूंढते हो। तो आपके पास इतनी सारी स्टडियाँ होगी ऑनलाइन आपको यदि आता है खोजना सही से, तो कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही प्रूव कर सकते हो इतने सारे ड्राफ्ट देकर। यदि प्रूफ नहीं भी कर सकते ना, तो आप पे करके ऐसे साइंस लेबोरेटरीज को हायर करके उनको पे करके उस चीज़ को प्रूव करवा सकते हो। थोड़ा रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये जो रिसर्च पेपर्स जो कहते हैं ना, दे आर ऑल कम्प्लीटली मैलिएबल। आप यदि चैट जीपीटी पर भी लिखेंगे ना कि साइंस की पॉलिसीज़ क्या है, तो चैट जीपीटी जैसा चैट जीपीटी भी बता देगा कि भाई सबसे पहला तो पॉलिसी यह है कि अधिकतर जो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं सो कॉल्ड इन लेबोरेटरी, वो अधिकतर
एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली फंडेड होते हैं इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, वो उनके फ़ायदे के लिए वो एक्सपेरिमेंट दिखाए जाते हैं और उनके रिजल्ट्स उसके मुताबिक मैनिपुलेट किए जाते हैं। दूसरी बात जो ये भी होता है ना, जो मास स्टडीज़ होती है कि अरे हमने इतने लोगों पर यह टेस्ट किया, इतने लोगों पर यह टेस्ट किया तो यह आया। वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोसीज दैट उन्हीं एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही सेम सर्कमस्टांसेस में यदि अगेन किया जाता है ना तो रिजल्ट कम्प्लीटली डिफरेंट आता है। आप स्वयं रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वाई इज ऑल दिस? मतलब हम ऐसा नहीं करें कि हम ये क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि भाई हाँ ये तो सब बेकार है, ये नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन जो मानव शरीर की लिमिटेशंस कितनी है, उसके बारे में शास्त्र क्या बताते हैं कि जो मायाधीन इंद्रियां हैं, जो हम मनुष्य जीवन में हमको जो इंद्रियां मिलती हैं, वो दोष चतुष्टय से बनी हुई, उसके अंदर 4 दोष हैं जिससे हर कोई मानव जो कि माया के अधीन है उसको वो इससे घिरा हुआ ही है। फिर वो आप हो, कोई साइंटिस्ट हो या फिर मैं हूँ, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई हर किसी के अंदर यह जो दोष चतुष्टय है वो है ही। अब ये कौन से हैं? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटव, यह 4 है वो हर किसी के अंदर है। सबसे पहले आता है भ्रम। ये टेंडेंसीज होती है व्यक्ति की जो हर किसी पर अप्लाई होती है कि ह्यूमंस हैव द टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन्ड। जो हम मानव हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो बहुत इजीली इल्यूजन में पड़ जाती है। अब देखिए ये जो जादूगर हैं, हमको वो क्या सच में थोड़ी जादू करते हैं, वो उनके हाथ की सारी सफाई होती है। आपको ऐसे करके ऐसे कुछ कर देंगे, अरे ये कहाँ से आ गया, अरे ये कहाँ से आ गया। आपका इंद्रिय उस चीज़ को वो नहीं क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता है, तो फिर बहुत इजीली वह इल्यूजन हो जाता है। दूसरा देखिए यह आचमनीय है, हालांकि ये तो क्या बोलते हैं, वो तो धातु का बना है तो इसके द्वार पर हम नहीं देख पाएंगे, परंतु ऐसे ही यदि कोई ग्लास का क्या बोलते हैं, कांच का ग्लास होता, उसके यदि अंदर आप पेन रखते तो आपको दिखता कि जो पेन है बीच से टूटा हुआ दिख रहा है, हालांकि टूटा हुआ नहीं है, परंतु हमारी इंद्रियां उसको ऐसे परसीव करती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल लॉज है, माया के अधीन है हमारी इंद्रियां, इसलिए चीज़ें वो लाइट रिफ्रैक्शन और इसकी वजह से हमको वो टूटी हुई पेंसिल दिखती है। बाय द वे यह आचमनीय है, जिनको नहीं पता है, यह आचमनीय की चम्मच है, इससे आप आचमन करते हो जब भी आपको कोई पवित्र काम करना होता है। और काफ़ी आपने यदि बाय द वे नहीं पढ़ा है तो यह हमारी पुस्तक है वैदिक दिनचर्या, इसके अंदर हमने आचमनीय का उपयोग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या नियम, यह सब है, उसके बारे में हमने सब कुछ बताया है। साधनाचर्या में आचमन शुद्धि, ये रहा पेज नंबर 25 पर हमने पूरा डिटेल में कैसे करना है, उसका साइंस क्या है, शास्त्रों में कहाँ क्या बताया है, सब कुछ बताया है। जिनको नहीं पता, ये हमारा पुस्तक है वैदिक दिनचर्या। आप बॉस बुक पढ़े, उसके बाद यह पुस्तक पढ़ना चाहिए। इंडिपेंडेंटली भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आदर्श है कि आप बॉस बुक के बाद यह पुस्तक पढ़े। छोटी सी पुस्तक है, इसके अंदर हमने प्रभातचर्या, साधनाचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या और श्लोक संग्रह, यह 5 चैप्टर के रूप में, और उसके अंदर 9, 11, 5, 4 और 3 सब चैप्टर्स हैं, उसके रूप में पूरा हमने वैदिक दिनचर्या बताया। इसका हम गारंटी लेते हैं जो व्यक्ति उसको एक दिन भी पालन करेगा ना, उसके अंदर भी उसके जीवन में संपूर्ण रूप से उसको बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। नॉट 75 डेज, नॉट 100 डेज चैलेंज, नॉट 21 डेज चैलेंज, 1 डे चैलेंज। एक दिन पूरा इसका आप अप्लाई करो अपने जीवन में, आप देख लोगे कि आपके जीवन में इंस्टेंटली आपके दिमाग में आपका माइंड कितना क्लियर, एकदम फोकस्ड हो जाता है, आपका बॉडी कितना फुर्तीला रहता है, आपका हृदय कितना प्रफुल्लित रहता है, ये सब आप देखोगे सिर्फ इसका यदि आप पालन करोगे एक दिन। तो भी ऑब्वियसली फिर वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, यदि एक दिन करोगे तो एक दिन से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या हो सकता है। देन जितना ज़्यादा करोगे उसमें आपकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। एनीवेज हम वापस आते हैं इसके ऊपर। तो भ्रम होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको। जब हम क्या बोलते हैं, गर्मियाँ जब होती है तो हम रोड पर देखते हैं कि बीच में पानी दिखता है, मिराज होता है जो वो पानी दिखता है, पर जब नज़दीक जाते पता चलता है कि भाई ये तो कोई पानी नहीं था, ये तो इल्यूजन था। तो ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे इल्यूजन हैं। तो हमारे सेंसेस है वो इल्यूजन के लिए, वो इल्यूजन में होती ही है। अभी के समय में आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे कि 2 ऐसे लोग हैं, आँख पर पट्टी बांधी है, एक व्यक्ति है जिसके बीच में वो रखा है, ऐसे रखा है, पट्टी नहीं बांधी है यहाँ पर उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो रखा है, क्या बोलते हैं,
यहाँ पर एक पुट्ठे सा कुछ रखा है तो वो देख ना पाए, फिर यहाँ पर उसका हाथ रखा है और ये फेक हाथ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है कि यहाँ पर कुछ करते हैं और उसको फील यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, कोई मुलायम सी चीज़ की, फिर एक कुछ लगा, ऐसा लगा, फिर यहाँ पर ऐसा किया, ऐसा कुछ किया, यहाँ पर फेक हाथ है तो हाँ यहाँ पर किया। तो यहाँ पर सब जब कोई फेक हाथ के ऊपर ऐसी कुछ की जाती है चीज़ें तो यहाँ पर सेम फील होता है। यहाँ पर फेक हाथ के ऊपर जब हथौड़ा मारा जाता है तो उसको इस हाथ में दर्द होता है, और जब कुछ गर्म चीज़ लगाई जाती है या फिर टांकनी लगाई जाती है तो यहाँ पर पेन होता है। इनफैक्ट यहाँ तक भी देखा गया है कि काफ़ी बार यहाँ पर जब जो कुछ किया गया है उसका इम्पैक्ट इस हाथ में दिखता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है, आप जाकर देख सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली। तो द थिंग इज, हमारी जो इंद्रियां हैं वो इल्यूजन की टेंडेंसी वाली होती है। अब इल्यूजन क्या कब होता है, जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, उसके ऊपर आपका उतना ध्यान भी नहीं होता है। ऑब्वियसली ज्ञान नहीं है तो ध्यान वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, होगा पर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसकी इच्छा वो बाद की बात है। तो जब किसी को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता ना तो वो इजीली उसको भ्रम में डाला जा सकता है। जैसे कि जादूगर का बात बताई, इसको ज्ञान नहीं है कि ये कैसे हाथ वो करे तो उसको इल्यूजन में डाल दिया। अधिकतर लोग मान लेते हैं कि अरे हाँ इतने तो कर लिया, इसने कैसे कर लिया, सो भ्रम में बैठ जाता है। दूसरा टेंडेंसी है टेंडेंसी टू बी मिस्टेकन, मतलब कि प्रमाद। जब व्यक्ति को किसी चीज़ का ज्ञान होता है परंतु उसका ध्यान नहीं होता है तो वो उस प्रमाद में वो मिस्टेकन मतलब कि वो मिस्टेक कर देता है, गलती कर देता है। गलती होती है, बड़े बड़े साइंटिस्टों से गलतियाँ होती है। आप देखेंगे, आप कभी भी मतलब थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में भी पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च में भी ज्ञान होने के पश्चात भी गलती कर दी और वो चीज़ गलत आ गई और उससे कुछ और ही बन गया, फिर वो नया आविष्कार हो गया। सो दिस इज़ द वे। मतलब ये तो क्योंकि सक्सेस स्टोरी है तो हमारे ध्यान में आती है, फेलियर स्टोरी तो हमें बताई ही नहीं जाती है। कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है, कितनी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें गलतियां करने के बाद भी उसके मतलब जो मेन रिपोर्ट्स हैं उनको आगे बता दिया जाता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कोविड हुआ था बीच में, जिसको वो कोविड नापने के लिए वो दिखाया जाता था कि कुछ मीटर सा कुछ आया था तो उससे आप कोविड नाप सकते हो कि इसका कोविड का लेवल कितना, इसके अंदर कितना कोविड है। उसी कोविड के उस मशीन से जब किसी को नापा जाता था तो स्टार्टिंग में तो हर कोई सीरियसली लेता था, पर बाद में पता चला कि उसी मशीन से जब एक तरबूज को नापा गया तो उसमें से कोविड निकला, एक कुत्ते को मापा गया तो उसमें से कोविड निकला, उसी कुत्ते को फिर से नापा गया तो नहीं निकला, फिर से नापा गया तो फिर से नहीं निकला, फिर से नापा गया तो फिर निकला। एक ही ह्यूमन बॉडी के उसी रक्त को आप 2-3 बार नापते हो तो किसी बार आता है, किसी बार नहीं आता है। ऑल्दो कहा जाता है कि ये पूरा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, मतलब टेस्टेड FDA अप्रूव्ड चीज़ें हैं, बट फिर भी समझ रहे हो आप। सो द टेंडेंसी टू मिस्टेकन, मतलब हमें गणित पता है ना, हम फिर भी जब कुछ कैलकुलेशन करते हैं फिर भी काफ़ी बार गलती हो जाती है। सो यह हमारा दोष चतुष्टय का पार्ट है, हमारी माया अधीन इंद्रियों का यह एक प्रॉब्लम है, दोष है कि हम मिस्टेक करते हैं, वो होनी ही है। तीसरा है विप्रलिप्सा, यानी कि चीटिंग टेंडेंसी। व्यक्ति को ज्ञान भी होता है, उसको उसका ध्यान भी होता है, परंतु क्योंकि उसकी कामना होती है, उसकी वांछा होती है उसके पीछे, तो वह चीटिंग करता है। अब देखो जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार करता कौन है? वही लोग करते हैं। क्या उनको ज्ञान नहीं है कि यह नहीं करना चाहिए? क्या उनको ध्यान नहीं है कि ये वो लेकर आ रहा है, वो भ्रष्टाचार के लिए पैसा लेकर, मतलब मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा है? उनको ध्यान नहीं है क्या? गलती से हो जा रहा है क्या? नहीं, उनको ज्ञान भी है, उनको ध्यान भी है, परंतु वांछा, उनकी कामना बीच में आ जाती है, तो फिर वो वहाँ पर चीटिंग कर बैठते हैं। सेम चीज़ पूरी अभी साइंस में आप खुद रिसर्च कीजिए अगेन, कि थोड़ा इस बार आप थोड़ा फार्मेसी में रिसर्च कीजिए। फार्मेसी इंडस्ट्री है, उसका थोड़ा डेप्थ में जाइए, आपको पता चलेगा। अभी तो यूट्यूब पर भी ओपनली भी बहुत सारे वीडियो आ गए हैं, आप थोड़ा देखेंगे, रिसर्च करेंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना पड़ेगा कि फार्मेसी कैसे लोगों को अपनी चीटिंग टेंडेंसी के कारण लोगों की बीमारियाँ बढ़ाती हैं। जो मॉडर्न मेडिसिनल साइंस है ना, वो चिकित्सा पद्धति नहीं है, वो कमाई की पद्धति है। मॉडर्न मेडिसिन साइंस में यदि आपको दी गई जो दवाएं हैं, उससे यदि आपका जो दवाइयाँ हैं, जो टैबलेट्स और वॉटेवर जो दिया जाता है,
उससे यदि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका रोग है वो ठीक हो गए तो उनकी कमाई ही बंद हो जाएगी। यदि आप स्वस्थ हो गए तो आपकी कमाई ही बंद हो जाएगी। आप देखेंगे कि जो लोग डॉक्टर, जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, आपको थायराइड है, ये है, वो है, इतनी सारी चीज़ें बता देंगे, आपको ये है, डायबिटीज़ है, ये इसकी टेंडेंसी है, ये है, वो है, आपको ढेर सारी दवाइयाँ देंगे, ढेर सारे पूरा लिखकर लिस्ट दे देंगे, इतना सारा, मतलब इतनी सारी गोलियाँ लेकर आपको फिर इंजेक्शन लेने होंगे, सब लेना होगा, पाउडर एंड एवरीथिंग। पर आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप आज से उपवास करना शुरू कीजिए, आप आज से एक्सरसाइज कम से कम इतना करना शुरू कीजिए, ये टैबलेट्स को मिनिमाइज़ कर दीजिए, ये कीजिए। ये टैबलेट्स आपको अभी के लिए राहत दे देंगे, पर हमेशा के लिए ठीक होना है ना, तो आप ये कीजिए, अब हो जाएंगे ठीक। कोई आपको यह नहीं बताएगा। आयुर्वेद में यह बहुत ही फेमस फैक्ट है कि जो हमें जब बुखार होता है ना, बुखार हमारा मित्र है, वो बीमारी नहीं है। बुखार क्यों होता है, शरीर गर्म क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, आम द्रव्य कहते हैं उसको, जो आयुर्वेद के अंदर जो आम द्रव्य यानी कि टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इतने बढ़ जाते हैं कि वो ना ही हमारे बिलों के द्वार से, ना ही ऊपर के द्वार से, मतलब ना ही उल्टी से, ना ही डायरिया से निकल पाते हैं, ना ही नाक से निकल पाते हैं, ना ही आँख से, ना ही हमारे छिद्रों से, कहीं से भी नहीं निकल पाते हैं ना। तो उनको निकालने के लिए, उनको जलाने के लिए शरीर अपने आप को गर्म करता है, जिससे वो सारे जो आम द्रव्य है जो कि नहीं निकल पाते हैं उनको जला दिया जाए और शरीर अपना फंक्शन प्रॉपर्ली कर पाए। इसलिए यदि आपको कभी भी बुखार आए तो कम से कम 3 दिन तक तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। 3 से 4 दिन तक ऑटोमेटिकली, जनरली 3 से 4 दिन में आपका बुखार चला ही जाएगा। आप आराम कीजिए, नॉर्मल सी खिचड़ी खाइए, नॉर्मल सा सलाद और ऐसी एकदम सिंपल सी चीज़ें खाइए, फ्रूट्स खाइए, पर कभी भी कोई हैवी चीज़ें मत खाइए और शरीर में चीज़ें मत डालिए, भारी चीज़ें, जो फिर से आमा बन जाए, फिर से टॉक्सिन्स बन जाए। और ऐसे ही आराम कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली बुखार उतर जाएगा और आप और ज़्यादा एनर्जेटिक बन जाएंगे, आपका शरीर और ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद हो जाएगा। परंतु जब आप अस्पताल जाएंगे, यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो क्या बोलेंगे, ये लो पैरासीटामोल खा लो, गरम बंद, आपका शरीर और ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाएगा। तुरंत नहीं दिखेगा, ओवर द टाइम ये चीज़ अक्यूमुलेट होगी। एनीवेज, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी भविष्य में इसके ऊपर बनाया वीडियो तो बताएंगे। बट येस, दिस इज व्हाट इट शोज दैट वी हैव ऑल चीटिंग टेंडेंसीज। कोविड में भी यह हुआ था कि कोविड में छोड़ो क्या बोलते हैं, अभी मैंने रिसेंटली एक डॉक्टर ने पब्लिक टॉक में यह बताया था कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स आर नॉट डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आपके शुभचिंतक नहीं हैं प्राइमरीली, दे आर बिजनेसमैन। क्योंकि वो बिजनेस कर, आप सोचिए, कोई व्यक्ति लाखों का खर्चा करके यदि डॉक्टर बनाए तो वो अपने धंधे के बारे में सोचेगा या फिर धंधा बंद करने के बारे में सोचेगा? ये सब एक्टिवली नहीं होता है, वो उनके संस्कार में बिठा दी गई है ओवर थ्रू दिस ईयर्स। एक्टिवली कोई नहीं सोचता है कि अरे कुछ करके लोगों को बीमार करूँ तो मेरा धंधा बढ़े, नहीं। पर वो पैसिव थिंकिंग में होता है, वो उनके संस्कार में बैठ गया होता है यह चीज़ें। हमेशा कोई भी व्यक्ति जो, स्पेशली डॉक्टर्स अधिकतर नहीं सोचते हैं, फार्मेसी जो ऊपर के लोग होते हैं वो ऐसे सिचुएशंस बनाते हैं कि इनको यह कुछ करना पड़े। जैसे कि जितने भी बड़े बड़े अस्पताल होते हैं उनके डॉक्टर्स को टारगेट दिए जाते हैं कि देखो आपने हमारी कंपनी से इतनी दवाइयाँ ली है, आपको इतने समय में यह ख़त्म करनी होगी, यदि आप नहीं करोगे तो आपसे आपकी जो यह है वो आपको जो क्या कॉन्ट्रैक्ट है हम छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर आपको नहीं मिलेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, यदि आप इतने समय के अंदर आप इतनी हमारी ये जो टारगेट है वो पूर्ण कर दोगे, इतनी दवाइयाँ यदि आप बेच दोगे, तो आपको गोवा की ट्रिप मिलेगी, तो आपको मलेशिया की ट्रिप मिलेगी, आपको मालदीव्स की ट्रिप मिलेगी, आपको एक फ्रिज दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। दिस इज़ अ कॉमन ट्रूथ। गो टू द फार्मेसी पीपल एंड यू विल अंडरस्टैंड। यू डोंट इवन हैव टू गो टू एनीवन। आप सिर्फ गूगल कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए अपना। आप वैसे भी चीज़ें स्क्रॉल करते हो, थोड़ा पर्पसफुली स्क्रॉल कीजिए और आपको पता चलेगा कि यह सब कितना सत्य है। यह हुए 3 दोष। चौथा दोष है वो है कर्णपाठव, मतलब कि कर्णपाठव का संधि विच्छेद होता है। कर्ण अपटु, कर्ण यानी कि टूल, यहाँ पर सेंस की बात हो रही है, जो हमारा सेंसेस होते हैं। कर्ण, सारे सेंसेस, नॉट ओनली कर्ण, बट कर्ण यानी कि टूल, अपटु, पटु यानी कि एक्सपर्ट और अपटु यानी कि नॉन एक्सपर्ट, मतलब कि जो हमारे इम्परफेक्ट डिफेक्टिव सेंसेस हैं उनकी बात है। ऐसे में डिफेक्टिव सेंसेस का क्या होता है कि यदि आपके पास ज्ञान नहीं होता है, आपका ध्यान भले होता है, आपकी वांछा भी नहीं होती है, परंतु आपके पास ज्ञान न होने से
आपकी सेंसेस, आपकी जो डिफेक्टिव सेंसेस होती है वो आपको, आप कितना भी ध्यान कर लो, आपके पास यदि सही ज्ञान नहीं है ना, वो चीज़ आपको कुछ गलत ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताना वो सही नहीं रहेगा। देखो हम आप अधिकतर लोगों को यह पता नहीं है, परंतु वर्ल्ड इज़ कंट्रोल्ड बाय सर्टेन काइंड ऑफ पीपल। यदि आप सही चीज़ें इतना भी ओपनली बताने लगे कि उनको थ्रेटनिंग फील होता है, देन चीज़ें होती है आगे। ठीक है, हमको ऑलरेडी थ्रेट्स मिल चुकी है, बहुत ही मतलब काफ़ी सारी थ्रेट्स मिल चुकी है, अलग अलग सेक्टर से थ्रेट्स मिल चुकी है। ऑलरेडी हम गुरुकुल बनाना शुरू किया है, तो वहाँ से भी थ्रेट्स, मतलब एक जो क्या बोलते हैं, जो स्कूलिंग का धंधा है, उनके लोगों से भी हमको थ्रेट्स मिल चुकी है, पॉलिटिशियंस से भी हमको मिल चुकी है। पैसिव थ्रेट्स होती है, वो एक्टिव थ्रेट्स नहीं होती है, बट आप समझ जाते हो, जब होती है थ्रेट तो आपको समझ आ जाता है। इसलिए हम चीज़ों को हमेशा प्राइवेट रखते हैं अधिक से अधिक। तो मिल चुकी है यह चीज़ें, तो हम सब कुछ नहीं बता सकते। उसमें टॉप मोस्ट के जो लोग हैं उनके बारे में तो सब कुछ नहीं ही बता सकते। हम प्रयास करेंगे बिना उसको एक्सप्लिसिटली बोले, हम इम्प्लिसिटली बोलकर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और फिर आगे आप खुद ही रिसर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो कर्ण अपटु, तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे कि स्पेस के बारे में बात की है, दिस इज़ वन ऑफ द बाय द वे सच जॉनर जिसके बारे में हम एक्सप्लिसिटली चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, स्पेस एजेंसीज। यदि आपको नहीं पता है तो हमारा जो समुद्र है ना, समुद्र का हम 2-3% भी हमने पूरा खंगाला नहीं है, 2-3% भी हम समुद्र को नहीं जानते हैं प्रॉपरली। 97 से ज़्यादा समुद्र है वो हमने टच भी नहीं किया है, उसके ऊपर रिसर्च भी नहीं किया है, और हम स्पेस में चले हैं समझने के लिए स्पेस में क्या चीज़ें हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे तो आप मुझे पागल बोलेंगे, इसलिए हम ये पब्लिकली नहीं बताते हैं, या जो जिनको जानना है कभी हम ऐसा जो लोग पर्सनली आते हैं गुरुकुल में, यदि कभी आएंगे आप तो आपको बताएंगे इन चीज़ों के बारे में। करिकुलम में का पार्ट होगा तो हम वैसे भी बताएंगे इन चीज़ों को, बट येस देयर आर मेनी थिंग्स। हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जब कोई वस्तु का यदि ज्ञान नहीं होता है ना, फिर भी आप उस पर कितना भी ध्यान आप दे दो, फिर भी आपकी सेंसेस इम्परफेक्ट होने के कारण आपको परफेक्ट ज्ञान उसका मिलेगा ही नहीं। जैसे कि आपकी सेंसेस इम्परफेक्ट क्यों हैं, आप ऐसे समझिए, आपकी आँख है ना, एक ये कुछ वेवलेंथ से कुछ वेवलेंथ के बीच में ही देख पाती है, इससे ज़्यादा वेवलेंथ की चीज़ों को आप नहीं देख पाते हैं, और इससे कम की वेवलेंथ को भी आप नहीं देख पाते हो। आप वाईफाई को नहीं देख पाते हो, आप ब्लूटूथ कनेक्शन को नहीं देख पाते हो, आप ये जो सेल्यूलर डेटा कनेक्शन नहीं देख पाते हो, फिर भी है ना एग्जिस्टेंट चीज़ें हैं, नहीं देख पाते हो। तो क्यों नहीं देख पाते, क्यों आपकी आंखें कंप्लीट नहीं है क्या? यू कैन ऑलवेज मेक सच इंस्ट्रूमेंट्स जिससे कुछ हद तक आप परसीव कर पाओ। वो क्यों कर पा रहे हो कि एटलीस्ट आपको ज्ञान है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो शायद मैं ऐसे करूँगा तो हो जाओ। सो यू ट्रायल एंड एरर एंड यू डिस्कवर समथिंग। दैट्स व्हाई आई सेड अपूर्ण ज्ञान इम्प्रूव्स विथ टाइम, ऑल्दो वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द दोष चतुष्टय, बट वो इम्प्रूव होता जाता है। द सेम वे आपकी आँखें कभी ये चीज़ें नहीं देख पाती हैं। नाउ इफ़ यू थिंक नहीं ये क्या बात हुई, हमने तो क्या बोलते हैं यार डिस्कवर कर लिया है कि इतनी वेवलेंथ से इतनी में आप देख पाते हो, पर इसके पीछे के लिए तो हमने मशीन बना दी है, फिर इससे आगे के लिए भी हमने मशीन बना दी है। पर आपको क्या पता है कि आपने जिसके लिए मशीन बनाया उसमें जो दिख रहा है उसके सिवा कुछ है या नहीं? दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस कोट, आई डोंट नो फ्रॉम whom, बट कोई बड़े वाइस व्यक्ति है, बड़े ही विजडम वाले व्यक्ति हैं, बड़े ही चतुर व्यक्ति है, जिन्होंने यह बताया कि एज अ ह्यूमन वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। हमें पता नहीं है कि हमें क्या नहीं पता है। हम सबको लगता है कि हाँ हमें सब पता है, हमने तो सब ये इतना वेवलेंथ होता है, हमने जान लिया, इतना हम देख पाते, इतना नहीं देख पाते हैं, तो हमने पता कर लिया इसके बारे में, बट वी डोंट नो उससे आगे क्या है। सेकंड चीज़, सुनने के बारे में बात करते हैं। सुनने के लिए भी जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक हद तक की फ्रीक्वेंसी तक ही आप सुन सकते हो, उससे छोटी और उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी आप नहीं सुन पाते। होता क्या है, जब आप सुनने का प्रयास करते हो आपको मशीन बनाने पड़ते हैं। मशीन बनाने के बाद भी आपको क्या पता कि इसके आगे कुछ चीज़ें हैं या नहीं, उसके आगे की फ्रीक्वेंसी है या नहीं, जो आप कैप्चर कर पा रहे हो उससे डेप्थ में भी है या नहीं है। वो छोड़ो, ये तो हम तो सेंसेस की ही बात कर ली, इसके सिवा की चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है, जो स्वाद, दृष्टि, सुनना मतलब कि हियरिंग, स्वाद, इन सब के चीज़ों के सिवा भी कोई एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। यू डोंट नो अबाउट इट।
आप फिर भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी सेंसेस ही इम्परफेक्ट है। हमें लगता है कि हम लोग सब कुछ परसीव कर पाते हैं, थियोरेटिकली हम एक्चुअली कुछ चीज़ें परसीव कर पाते हैं, परंतु प्रैक्टिकली वो चीज़ें फिर भी नहीं हम दिखा पाते हैं। जैसे कि आयोटा है, आयोटा जिन लोगों को नहीं पता है, चलो हम आप पर छोड़ते हैं, कोई व्यक्ति जिनको पता है कि आयोटा क्या होता है, जो साइंस वाले उनको पता होगा वो बताएं, कि कमेंट में बताएं, लिख कर बताएं कि आयोटा क्या चीज़ है, और उसको आप ग्राफ में रखने का ट्राई कीजिए। नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं है। थियोरेटिकली हम फर्स्ट डिमेंशन, सेकंड डिमेंशन और थर्ड डिमेंशन तक चीज़ें परसीव कर सकते हैं। फोर्थ डिमेंशन वी कैन परसीव थियोरेटिकली, रियलिटी में हमें पता नहीं, हम उसको बना ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम फोर्थ डिमेंशन को परसीव ही नहीं कर पाते। डिमेंशन के बारे में हम एक अलग क्लास भी लेकर आएंगे, जब हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। वैसे एक ऐसा रेफरेंस है, मुझे बहुत लोगों से सुनने को मिला है और उसका अभी तक मुझे शास्त्र में कहीं पर नहीं मिला है, तो उसके बारे में हम अभी नहीं बता पाएंगे, पर ऐसा सुनने को मिला है कि देर आर एक्चुअली शास्त्रिकली 64 डिमेंशन। जैसे हम 3 डिमेंशन तक हम परसीव कर पाते हैं, वैसे 64 डायमेंशन है। जैसे कि हम शास्त्र में जब भगवान कृष्ण जब लीला संपूर्ण करके फिर वो वापस जाते हैं ना, तो जब वो जाते हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर बताया जाता है कि जब वो अपने सारे जो पार्षदों के साथ जब वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, गोप बालों के साथ जितने भी गायें और जो सब ले आए थे, पूरा वृंदावन बेसिकली वो जो लेकर आए थे, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। उसका एक सुंदर पेंटिंग भी है, शायद हम वीडियो में लगा देंगे, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड। नहीं दिखा तो समझिए कि मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो जो ऊपर जा रहे थे, तो सबसे पहले मनुष्य को वो दिखना बंद हो गए। मनुष्य को दिखना बंद हुए, तब फिर भी जो अर्ध देवता है, सिद्ध, चारण, जो किन्नर और ये जो अर्ध देवता है, जिसके बारे में भी हमने बॉस बुक में बात की है, यदि आपको पढ़ना है तो जो 3रा चैप्टर है देवी देवता का मूल ज्ञान, उसके अंदर हमने जो 33 करोड़ देवता वाला जो प्रश्न है उसका जवाब देते हुए हमने ये बताया। इसके अंदर इन अर्ध देवताओं के बारे में भी बात किया है। यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ पाएंगे पेज नंबर 50 के ऊपर, ठीक है। सो फिर उनको दिखना बंद हुए। मनुष्य नहीं दिख रहे थे, फिर भी अर्ध देवता दिख रहे थे, उनको दिख रहे थे भगवान। फिर उनको भी दिखना बंद हो गए, सिर्फ मुख्य देवताओं को दिख रहे थे। फिर मुख्य देवताओं के बाद उनको भी दिखना बंद हो गए, सिर्फ शिव जी को दिख रहे थे, क्योंकि वो सबसे ऊपर है ना, तो शिव जी को दिख रहे थे। शिव जी को, ब्रह्मा जी को दिख रहे थे, ब्रह्मा जी को बंद हो गए, फिर सिर्फ शिव जी को दिख रहे थे। फिर वो संपूर्ण गोलोक में चले गए, फिर क्योंकि वो ब्रह्मांड से ही चले गए, तो फिर शिव जी को भी दिखने बंद हो गए। सो ये जो डायमेंशंस का जो एक्सेस है वो हमारे मनुष्य को सिर्फ 3 डिमेंशन तक है। 4th डिमेंशन, 5th डिमेंशन, 6th डिमेंशन हमको एक्सेस नहीं है, तो हम परसीव ही नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जा पाएंगे, परंतु यस, तो यह जो कर्ण अपटु है, अपटु यानी कि कर्ण पाठव, इम्परफेक्ट यानी कि डिफेक्टिव सेंसेस के कारण हम जो पूर्ण ज्ञान को कभी नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमारा ज्ञान हमेशा, हमारा बनाया हुआ ज्ञान हमेशा अपूर्ण ज्ञान रहेगा। इसलिए साइंस हमेशा प्रोग्रेस करता ही रहेगा। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस, क्योंकि वो हमेशा अपूर्ण ही रहेगा, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हमेशा होंगे। अभी यह बात हुई हमने आरोही यानी कि असेंडिंग नॉलेज, अपूर्ण ज्ञान की। तो पूर्ण ज्ञान कैसा होता है, ये तो बात हुई कि अपूर्ण ज्ञान कैसा होता है। पूर्ण ज्ञान कैसा होता है? पूर्ण ज्ञान के 2 भाग है जो हमारे शास्त्रों में है, एक है पराविद्या, एक है अपराविद्या, जिसका हमने यहाँ बताया अबोधगम्य और बोधगम्य तत्व की बात करते हैं। परा विद्या है वो परम सत्य के बारे में होता है, जो कि अबोधगम्य के बारे में। अपरा विद्या वो जो सांसारिक सत्य की बात होती है, इसके बारे में हमने सनातन संस्कृति के मूल ज्ञान के 10वें चैप्टर वैदिक शास्त्रों का मूल ज्ञान इसके अंदर डिटेल में बताया है, परा और अपरा विद्या के बारे में। तो अपरा यानी कि जो परे नहीं है, परा यानी कि जो भौतिकता से परे है। इन दोनों को, ये दोनों पूर्ण ज्ञान के मुख्य पार्ट है। और इनके बारे में, इनके जो पूर्ण ज्ञान के जो 3 गुण हैं, उनके बारे में तत्व संदर्भ जो शास्त्र है, जीव गोस्वामी ने लिखा है, उसके अंदर बताते हैं जीव गोस्वामी की उसके 3 गुण हैं। जो परफेक्ट नॉलेज होता है, जो परफेक्ट दिव्य ज्ञान होता है, उसके 3 गुण होते हैं। सबसे पहला कि वो अनादि सिद्ध होता है, यानी कि वो सनातन कालीन होता है। कोई ऐसा टाइम नहीं है जब इसकी शुरुआत हुई थी, कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जब वो जिसने उसको जिसका उद्भव किया था या फिर लिखा था
या फिर रियलाइज हुआ था समथिंग, वहाँ से शुरुआत होती है। नहीं, वो सनातन कालीन है। यहीं पर एक्चुअली आपका जो मुख्य प्रश्न था उसका जवाब आ जाता है, जो कि हमारा चौथा पांचवा जो है कि सनातन संस्कृति क्या है। हमारा मुख्य कोर्स इसके बारे में है कि सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान। तो पहले यह जानते हैं कि सनातन संस्कृति ही क्या है और उसको सीरियसली ही क्यों लें। सो दिस इज़ व्हाई यू टेक सीरियसली कि सनातन का मतलब क्या होता है, जिसका कोई ना आरंभ है ना ही कोई अंत है। संस्कृति का मतलब है जीवन जीने का तरीका। तो सनातन संस्कृति का मतलब है जीवन जीने का अनादि तरीका, जो कि हमेशा से चलता आया है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। जो सनातन संस्कृति का जो ज्ञान है उसका गुणधर्म सबसे पहला यही है कि अनादि सिद्ध, जो सनातन कालीन है, कुछ 1400 साल पहले या फिर 2000 साल पहले या फिर कुछ 1000 साल पहले यह ज्ञान नहीं बताया गया है, या फिर किसी एक व्यक्ति को भेजकर या फिर सो कॉल्ड भेजकर, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे इस ज्ञान की शुरुआत हुई है। हमेशा से यह ज्ञान रहा है। दुनिया में कोई भी शास्त्र अपार्ट फ्रॉम वैदिक शास्त्र ऐसा नहीं है जो कि क्लेम भी करता हो कि भाई हम सनातन हैं। वो खुद ही क्लेम करते हैं कि हम यहाँ से आए थे, हम यहाँ से हमारा चुनाव तो आए, ये है वो है, ठीक है। तो वो खुद ही क्लेम नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं आप कैसे प्रूव करोगे। चलो प्रूव करने की तो बात ही दूर है, क्लेम भी कौन कर रहा है। यहाँ पर तो क्लेम हो रहा है। प्रूव तो बहुत चीज़ों से हो सकता है, बट ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, तर्क विल नेवर वर्क। वो आपका तर्क देने जाएंगे तो वो कभी काम नहीं करेगा। उसके ऊपर एक तर्क, इसके ऊपर एक तर्क, बाकी बहुत सारे तर्क है उसको लेकर। पर मैं तर्क में ज़्यादा जाता नहीं हूँ। इट इज़ काइंड ऑफ यूजलेस लॉजिक से समझाने, मतलब लॉजिक से सामने वाले को ऐसे मनाने का प्रयास करे कि वो मानना नहीं चाहता है, फिर भी लॉजिक से मनाने का प्रयास करें। एनीवेज, तो प्रथम है अनादि सिद्ध, वो सनातन कालीन होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि वो सनातन कालीन नहीं है, यदि वह 1400 साल पहले या फिर 2000 साल पहले ऐसे किसी समय में लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि उसके पहले वालों को तो पता नहीं था। तो वह पूर्ण ज्ञान कैसे हुआ? पूर्ण ज्ञान हमेशा से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पश्चात ही मिला है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा गुण है सर्वपुरुष परंपराशु, मतलब कि सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पूर्ण ज्ञान है वो उसके पास है, नहीं, सभी के लिए उपलब्ध है। यदि अभी की बात करें हमारे सनातन शास्त्रों की, तो हमारे सनातन शास्त्र अभी ये जो क्या बोलते हैं, ये पिछले कुछ हज़ार सालों में ये और संप्रदाय बढ़े हैं और पृथ्वी पर चीज़ें बदली हैं। करोड़ों करोड़ों वर्षों से, अनंतों समय से पूरी पृथ्वी पर सनातन धर्म ही था। हमारा पूरी पृथ्वी ही भारत थी, तो अखंड भारत थी, पूरी पृथ्वी भारत थी। तो हर जगह यह ज्ञान फैला हुआ था, हर किसी के लिए अवेलेबल था। ऐसा नहीं था कि कुछ ही व्यक्ति के लिए था कि हाँ यही परसीव कर सकता है, कोई और परसीव नहीं कर सकता। इट वॉज़न्ट द केस। हाँ, अधिकार अलग बात है, तो उसके लिए उसका ज्ञान बनाया गया है, बट दैट इज़ अनदर टॉपिक। तीसरा गुण है वो है कि सर्वलौकिक अलौकिक ज्ञान निदानत्वात्, यानी कि इस लोक का और परलोक का सारा ज्ञान होना चाहिए, और इस लोक में और परलोक में जो सारा ज्ञान उद्भव हुआ है वो उसी से होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा तो कैसे, आपके शास्त्रों से क्या सारा ज्ञान थोड़ी उत्पन्न हुआ है। वेल, हुआ है। वैसे देखिए तो आप शास्त्रों में देखेंगे तो सारा जो आपको अधिकतर जो आपको नेसेसरी विज्ञान है उसमें सारा मिल जाएगा। उसी के बेसिस पर जो तत्व ज्ञान है, मुख्य तत्व ज्ञान है, इंद्रियों के बारे में, तत्वों के बारे में, इनसे हमारे आसपास प्रकृति के बारे में सारा ज्ञान है। वो भी चीज़ें जो मॉडर्न लोग परसीव भी नहीं कर पाते हैं। ज्योतिष है, वो अब ज्योतिष और ये सब नास्तिक लोग, दिस इज वन मोर बाय द वे, जो लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक था नास्तिक वाला, होता है कि प्रूव करो। भाई प्रूव कैसे करें? आप दिव्यता को प्रूव करना चाहते हैं ना, कि कोई दिव्यता है जो हम सबसे भी परे है। आप ज्योतिष विज्ञान देख लो, आप सच में एक प्रॉपर ऑथेंटिक ज्योतिष के पास जाओ और उनको बिना बताए पूछो कि भाई आप हमारे जीवन के बारे में बताओ, वो बताएंगे, वो बता देंगे आपको। आप हाथ एक प्रॉपर पामिस्ट के पास जाओ, वो बता देंगे। अरे वो छोड़ो, हम जो कोर्स लाने वाले पामिस्ट का आप अटेंड कीजिएगा और आप देखिएगा अपना खुद का हाथ, आप देखिएगा मैच कर रहा है क्या, चीज़ें करेगी। तो यह चीज़ें यदि परफेक्टली प्लान नहीं है, यदि दिव्य नहीं है चीज़ें, तो क्यों काम करती है? यदि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, कोई सुपीरियर, हमसे सुपीरियर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये सब चीज़ें कैसे काम करती? इम्पॉसिबल है। सो आर्ग्यूमेंट तो बहुत है, बट तर्क कैन नेवर वर्क। तो सर्वलौकिक अलौकिक ज्ञान निदानत्वात्। इसके सिवा एक बात समझिए, सारा ज्ञान हम बना रहे हैं, उसका मुख्य जो फंडामेंटल उसका ज्ञान का सोर्स क्या है?
इट्स अ शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान कहाँ से आया? दुनिया की जितनी भाषाओं से देख लो, अभी तो मॉडर्न विज्ञान ने भी और मॉडर्न हिस्टोरियंस ने भी प्रूव कर दिया है काइंड ऑफ कि सभी भाषाओं की मातृभाषा मतलब सभी की माता है संस्कृत। संस्कृत का जो फंडामेंटल जो शब्द ज्ञान कहाँ से आया? शास्त्रों से आया। तो यह जो 3 गुण हैं, यदि कोई ज्ञान में फिट नहीं होते हैं तो उसको आप पूर्ण ज्ञान नहीं कह सकते। और यह 3 गुण वो सिर्फ एक ही जगह पर संपूर्ण रूप से जाता है। दैट इज व्हाई इट इज सेड वेदाः प्रमाणम। हमारे जो वैदिक शास्त्र है वही सर्वोच्च प्रमाण है, उससे ऊपर का प्रमाण कोई नहीं है। किसी और ज्ञान को, यहाँ वहाँ की ज्ञान को आप प्रमाण नहीं मान सकते हो। सिर्फ वैदिक ज्ञान को ही आप संपूर्ण उच्चतम प्रमाण मान सकते हो। और यदि वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, वेद यानी कि सिर्फ वेद की बात नहीं होती, वैदिक शास्त्र सारे आ गए। कौन से? तो इसके बारे में यदि आपको जानना है तो आप हमारा जो सनातन शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है उसके अंदर हमने यह दिखाया था चार्ट। इस चार्ट को भी आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि वैदिक शास्त्र कौन से हैं। तो ये सारे वैदिक शास्त्र हैं। तो यदि इनको आप स्टडी करेंगे तो आपका जीवन आप परफेक्ट बना पाएंगे। इसको आप पूर्ण ज्ञान कह सकते हैं। तो द कंक्लूजन दैट हियर इज दैट साइंस वर्सेस सनातन धर्म नहीं है। जो हम लोग मानते हैं कि भाई साइंस और सनातन धर्म दोनों अलग है, दैट इज़ अ मिथ। दोनों अलग नहीं है। साइंस और सनातन धर्म दोनों सनातन धर्म का पार्ट है साइंस, और उसके अंदर पार्ट है मॉडर्न मटेरियल साइंस। सो तो कंक्लूजन यहाँ पर क्या हुआ फाइनली, यह कि जो मॉडर्न मटेरियल साइंस है वो क्योंकि सनातन धर्म का पार्ट है, नॉट मॉडर्न मटेरियल साइंस परंतु साइंस वो उसका पार्ट है। और साइंस के 2 पार्ट है जो कि है अबोधगम्य और बोधगम्य। तो जो बोधगम्य है यानी कि जो मटेरियल साइंस है उसको हम परसीव कर पाते हैं। उसको अभी आप देखेंगे आजकल शास्त्रों में से भी लोग पढ़ कर अभी, क्योंकि लोग अभी अवेयर हो रहे हैं तो शास्त्रों में पढ़ते कि अरे ऐसा है, लेट मी ट्राई। लोगों ने वैमानिक शास्त्र से प्रयास किया है कि भाई वैमानिक शास्त्र में जो डायग्राम्स है बनाने का प्रयास करते हैं, सच में ऐसे विमान बन सकते हैं। लोगों ने बनाए हैं, बने हैं। डिस्कवरी चैनल, नेट जियो चैनल, इन सब पर इन सब की डॉक्यूमेंट्रीज आई है। यू सी इट। आयुर्वेद भी अभी पिछले कुछ दशकों में, अभी दशकों भी नहीं, 1 आध दशक में उसको लोग अभी एक्सेप्ट करना शुरू किए हैं। अभी योग को एक्सेप्ट करना शुरू किए हैं। अभी क्या बोलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो होने वाला है वो ये है, जो जिम कल्चर है, जो अभी मेडिसिन से अभी अब लोग आए हैं इस पर, क्या बोलते हैं, आयुर्वेद पर और योग पर आए हैं। जिम से योग पर आए हैं लोग, और मेडिसिन से लोग आयुर्वेद पर आए हैं। वैसे ही अब जिम से लोग जाएंगे इसके ऊपर। हमारी गदा मुगदर का जो हमारा पुराना वर्कआउट स्टाइल था, अखाड़ा वर्कआउट स्टाइल, इसके ऊपर लोग आएंगे। तो अभी यदि आपको नहीं पता है तो बता दें कि ये हमारा नया ब्रांड जो हमने ओपन किया है योद्धा स्टोर, उससे है। ऐसे हमारे बहुत सारे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा दिखा देंगे बाजू में कि योद्धा स्टोर क्या है। हमारा वेबसाइट है www.yodha.store। उसके ऊपर आपको सारी गदाएँ, सारे जो आपको ये भी यदि लेना है, आचमनी है, सब कुछ आपको योद्धा स्टोर पर मिल जाएगा। एक योद्धा बनने के लिए आपको जितनी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है सब कुछ उस पर मिलेगा। यदि आपको शास्त्र खरीदने हैं तो एजुकेशन पर मिलेंगे, शस्त्र खरीदने हैं तो आपको योद्धा स्टोर पर मिल जाएंगे। तो यह सारी चीज़ें आपको योद्धा स्टोर से मिल जाएगी। यदि आपको चाहिए है तो उसका भी लिंक हम नीचे कमेंट में दे देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मिलेंगे हम, हमने इसके बारे में तो बात ही नहीं किया। एनीवेज, तो फिर एक काम करेंगे, ये जो है प्रूफ्स ऑफ नॉलेज, इसके बारे में मैं आपको एक्चुअली बताना था कि जो नॉलेज के जो प्रूफ्स है, प्रमाण है, उसके कितने प्रकार हैं हमारे शास्त्रों में। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, उत्पत्ति प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण। एक्चुअली इससे भी ज़्यादा है पर यह मुख्य है। कोई बात नहीं, अभी हम आगे काफ़ी ऐसे टॉपिक आएंगे जिसके अंदर हमें इसकी आवश्यकता होगी, तो उसके अंदर हम आपको यह पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी मिलते हैं अगली बार नया वीडियो लेकर। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।